ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड में आम बजट की तैयारी तेज, कैबिनेट ने तारीखों के ऐलान के लिए धामी को किया अधिकृत। कानून ने राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, धामी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, लिया निशान पर। ऊधम सिंह नगर में पूर्व मंत्री सौरभ बेहड़ पर जानलेवा हमला करने वाले अभी भी नहीं चढ़े पुलिस के हत्थे, 2 दिन बाद भी पुलिस के हाथ खाली। माल्टा महोत्सव बना चमोली के किसानों के लिए वरदान, सीएम धामी की पहल पर किसानों का हो रहा है लाभ। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां उत्तराखंड सरकार ने भी आम बजट 2026 और 27 की तैयारी तेज करने का काम किया है। जहां राज्य कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बजट सत्र की तारीखों का ऐलान करने के लिए अधिकृत किया है। वहीं सरकार का बजट विभाग भी तमाम विभागों से प्रस्ताव मंगाकर उनका अध्ययन कर रहा है। राज्य के वित्त सचिव दिलीप जवालकर का कहना है कि वित्त विभाग के पास तमाम विभागों के प्रस्ताव पहुंच चुके हैं, अब उनका अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र का आम बजट सार्वजनिक होने के बाद राज्य में भी आम बजट को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने शासन प्रशासन की कार्यशैली को नई दिशा देते हुए ई गवर्नेंस को सशक्त आधार बनाया है। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल और जनहित केंद्रित बनाना है। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश भर में शुरू किए गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और जनहित पोर्टलों के माध्यम से अब नागरिक घर बैठे आवेदन, शिकायतें और सुझाव दर्ज कर पा रहे हैं। डिजिटल तकनीक के इस्तेमाल से न केवल समय और संसाधनों की बचत हो रही है, बल्कि सरकारी कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ी है। ई गवर्नेंस के तहत ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली, जन सुनवाई पोर्टल, डिजिटल प्रमाण पत्र सेवाएं, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल, रोजगार प्रयाग पोर्टल, भूदेव ऐप तथा विभागीय ऐप्स जैसे सीएम हेल्पलाइन 1905, ई ट्रांसपोर्ट और अपनी सरकार पोर्टल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। इन सेवाओं से कार्यालयों के चक्कर कम हुए और भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगा है। वृद्धावस्था पेंशन के लिए ई सेवा का लाभ उठाने वाले देवेंद्र सिंह की पुत्री सोनिया रावत ने बताया कि आय प्रमाण पत्र 15 दिनों में ऑनलाइन प्राप्त हो गया, जिससे उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़े। इस बीच मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह ने बताया कि प्रशासन डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। अधिक से अधिक प्रमाण पत्रों और जन कल्याणकारी योजनाओं के आवेदन अब ऑनलाइन किए जा रहे हैं। जिला योजना के अंतर्गत कृषि संबंधी योजनाओं की प्रथम चरण की आवेदन प्रक्रिया भी डिजिटल कर दी गई है। ई गवर्नेंस शहरी ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी प्रभावी साबित हो रही है, जिससे सरकारी सेवाओं की जवाबदेही और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू हुआ माल्टा महोत्सव चमोली के किसानों के लिए नई उम्मीद लेकर आया है, जिससे बेहतर विपणन, ब्रांडिंग और सीधे बाजार से जुड़ाव के जरिए उन्हें आर्थिक लाभ मिल रहा है। पलायन रोकने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिल रही है। इस पहल से माल्टा जैसे स्थानीय फलों के उत्पादन और विपणन को बढ़ावा मिला है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और स्वरोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। माल्टा महोत्सव उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण आयोजन है, जिसका उद्देश्य स्थानीय नींबू वर्गीय फल, माल्टा और अन्य पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और राज्य की संस्कृति व पारंपरिक कृषि को संरक्षित करना है। जिसमें हाल ही में देहरादून में घाम तापो नींबू सानों के साथ एक बड़ा महोत्सव आयोजित किया गया, जहां उत्पादों की बिक्री और मूल्य संवर्धन पर जोर दिया गया। साथ ही महिला सशक्तिकरण को भी प्रोत्साहन मिला। माल्टा का मकसद महोत्सव बिचौलियों को कम करके किसानों को उनके माल्टा और अन्य फलों का सीधा और उचित मूल्य दिलाना है। साथ में माल्टा को एक विशिष्ट ब्रांड के रूप में स्थापित करना और उसके लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना। यह महोत्सव उत्तराखंड की लोक संस्कृति, पारंपरिक जीवन शैली, घाम तापो नींबू सानो और पौष्टिक उत्पादों को प्रदर्शित करता है।
महिलाओं को अपने उत्पादों को मंच देने और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर प्रदान करना भी मकसद है इसका। माल्टा से बचने वाले विभिन्न उत्पादों जैसे खटाई जूस को बढ़ावा देना और प्रसंस्करण इकाइयों को मजबूत करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत यही आयोजन किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर बयानबाजी ने किया किनारा। बड़बोले बयानबाजी से भाजपा प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा नेता कहते हैं कि राजनीति में आए किसी भी व्यक्ति को ऐसे बयानों से बचना चाहिए जो किसी व्यक्ति की भावनाओं को आहत करते हों। नवीन ठाकुर ने कहा कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि को संयम और सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कांग्रेस की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस चाहती है कि भाजपा के चाहे मंत्री विधायक हो या पार्टी संगठन के नेता, सभी के सिर पर सत्ता की खुमारी चढ़ी हुई है, इसलिए जनता को वह कुछ नहीं समझते हैं। भाजपा के लिए एक तरफ तो परिवर्तन की खबरों से हो रहे नुकसान की भरपाई करना चुनौती बन रहा है, तो दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के नेता और विधायक अपने पर बड़बोले बयानों से पार्टी की चिंता और बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनावी वर्ष में ये भी बयान भाजपा के लिए और परेशानी का सबक बन सकते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति चिंताजनक है। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड से लेकर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कई मामले सामने आए हैं जिनमें दोषी भाजपा नेता और उनके समर्थक हैं। उन्होंने सुखवंत सिंह की आत्महत्या और पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ के बेटे पर हमले का उदाहरण देते हुए कहा कि सरकार की नाकामी के कारण अपराध बढ़े हैं और कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही है। 5 बार के विधायक एवं पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ के पुत्र सौरभ बेहड़ पर हुए जानलेवा हमले के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। हमले के बाद सौरभ बेहड़ को गंभीर हालत में अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। घटना को 2 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ खाली हैं, जबकि हमलावर सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुके हैं। इसी को लेकर किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ के आवास पर बड़ी संख्या में समर्थक और स्थानीय लोग एकत्र हुए और पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। मौके पर पहुंचे एसपी सिटी उत्तम सिंह नेगी ने लोगों से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पुलिस को आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 1 दिन का और समय दिया जाए। वहीं विधायक तिलक राज बेहड़ ने साफ चेतावनी दी कि यदि 1 दिन के भीतर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो एसएसपी कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव और आक्रोश का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान भाजपा विधायक अरविंद पांडे के घर को अवैध अतिक्रमण बताकर प्रशासन ने 15 दिन में तोड़ने का नोटिस चस्पा किया है, जिसके बाद उनके घर उनके समर्थकों को जमावड़ा लग गया है। यह मामला राजनीतिक रूप से काफी गरमाया हुआ है, क्योंकि अरविंद पांडे पर सरकारी जमीन हड़प कर घर बनाने के आरोप लगे हैं और उन्होंने किसान की आत्महत्या का मामला उठाया है। अरविंद पांडे के घर पर नोटिस चस्पा के बाद प्रशासन ने कहा कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई है। इस पर अरविंद पांडे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि वो नोटिस का जवाब देंगे, अगर वो दोषी पाए गए तो सजा होगी, मंजूर होगी। साफ तौर पर विधायक ने शासन को चैलेंज किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर शताब्दी नगर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने स्वयं मौके पर पहुंचकर पुलिस और खुफिया अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा, ड्रोन सर्विलेंस, एंटी सैबोटाज चेकिंग और ट्रैफिक प्लान पर विशेष फोकस किया गया। गायत्री परिवार के शताब्दी समारोह और अमित शाह के प्रस्तावित आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन फुल अलर्ट पर है और चूक की कोई गुंजाइश नहीं है।
उत्तराखंड में इन दिनों बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है। प्रदेश के सभी जनपदों में रिक्त पदों को भरने के लिए काउंसलिंग कराई जा रही है। इसी क्रम में देहरादून जिले में भी बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें अपेक्षा से कहीं अधिक अभ्यर्थी पहुंचे। देहरादून स्थित मयूर विहार स्थित मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आयोजित बेसिक शिक्षा भर्ती काउंसलिंग से बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की मौजूदगी रही। अधिकारियों के अनुसार संभावित अनुपस्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्धारित रिक्त पदों से अधिक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया था। हालांकि इस बार लगभग सभी अभ्यर्थी काउंसलिंग में समय पर उपस्थित हो गए, जिससे स्पष्ट हुआ कि युवाओं में सरकारी शिक्षक बनने को लेकर उत्साह और जागरूकता लगातार बढ़ रही है। काउंसलिंग पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया के तहत केवल मेरिट के आधार पर की जा रही है। मेरिट सूची में ऊपर स्थान पाने वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग सफलतापूर्वक संपन्न की गई। अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश स्तर पर कुल 1670 बेसिक शिक्षक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 61,861 आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं देहरादून जिले में 97 रिक्त पदों के सापेक्ष 2,813 आवेदन मिले थे। आवेदन प्राप्त होने के बाद भी सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की स्क्रूटनी कर शैक्षिक गुणवांक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की गई। काउंसलिंग प्रक्रिया पूरे होते ही भर्ती का अंतिम चरण पूरा कर लिया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से प्रदेश के विद्यालयों को बड़ी संख्या में योग्य बेसिक शिक्षक मिलेंगे, जिससे लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के साथ साथ छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ मिलेगा। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह समिति बसंतीपुर द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 34वीं जयंती को भव्य रूप से मनाने की तैयारियां शुरू की गई हैं। इसी क्रम में रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा ने ग्रामीणों के साथ बैठकर कार्यक्रम को सफल और ऐतिहासिक बनाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक के दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन देशभक्ति, त्याग और साहस की मिसाल है और उनकी जयंती को जन भागीदारी के साथ गरिमामय ढंग से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापना की जाएगी, जिसे लेकर सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएंगी। लोहाहाट में नेपाल सीमा से सटे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र रौसाल में जिला प्रशासन द्वारा सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक बृहद जल कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सीमावर्ती व दुर्गम क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ उठाया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर JS खाती ने की। जिले के करीब 2 दर्जन विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर सेवाएं प्रदान की। चिकित्सा विभाग द्वारा एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। इसके साथ ही विभिन्न विभागों द्वारा प्रमाण पत्रों का वितरण, दस्तावेज निर्माण तथा योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर के माध्यम से लगभग 560 लोगों को प्रत्यक्ष लाभ मिला। CDO डॉक्टर GS खाती ने मौके पर ही कई जन समस्याओं का निस्तारण किया और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्यवाही के निर्देश दिए। हालांकि शिविर में पहुंचे कई ग्रामीण क्विक एक्शन के लिए पहचाने जाने वाले जिलाधिकारी मनीष कुमार की उपस्थिति की उम्मीद लेकर पहुंचे थे। DM ने ना पहुंचने की जानकारी मिलते ही लोगों में मायूसी देखने को मिली। ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में DM के जनता दरबार में उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान हुआ, इसलिए वे इस शिविर में भी उनसे मिलने की आस लगाए बैठे थे। वहीं इसी क्रम में रौसाल क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा खुलकर रखी। उन्होंने बताया कि कालगड़ा रौसाल मोटर मार्ग की स्थिति अत्यंत खराब है। सड़क पर हॉट मिक्स कार्य को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा 1 वर्ष पूर्ण घोषणा किए जाने के बावजूद अब तक कार्य शुरू नहीं हो पाया, जिससे क्षेत्रवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस विषय पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्कर बोहरा ने स्पष्ट रूप से कहा, हमारे क्षेत्र की सबसे और ज्वलंत समस्या कालगड़ा है। रौसाल मोटर मार्ग पर हॉट मिक्स का कार्य है, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा 1 वर्ष पहले की गई थी, लेकिन आज तक इस पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो सकी। यदि शीघ्र कार्य शुरू नहीं हुआ तो क्षेत्र का विकास बाधित रहेगा। कार्यक्रम में कृषि, उद्यान, सहकारिता, पंचायती राज, जिला पूर्ति, जिला उद्योग, पशुपालन, डेयरी विकास सहित अनेक विभागों के अधिकारियों ने स्टॉल लगाकर लोगों को विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। शिविर के सफल संचालन में भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे,
पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्कर बोरा, सुभाष बगोली सहित बड़ी संख्या में ग्राम प्रधानों की सक्रिय भागीदारी रही। शिविर के दौरान रौसाल गांव से आए बच्चों ने युवा कल्याण अधिकारी से क्रिकेट किट की मांग की, लेकिन उपलब्ध न होने से बच्चे निराश हो गए। बच्चों की भावनाओं को समझते हुए सतीश चंद्र पांडे ने अपनी ओर से क्रिकेट किट देने की घोषणा कर बच्चों की निराशा को खुशी में बदल दिया। इस अवसर पर बीडीओ के एस रावत ने विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित किया। रुद्रप्रयाग पुलिस ने गुम हुए मोबाइलों की बरामदगी के लिए विशेष अभियान चलाया और 80 मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिए। इस अभियान के तहत पुलिस ने CIR पोर्टल पर दर्ज 198 शिकायतों में से 108 मोबाइल फोन ट्रेस किए और 75% सफलता दर के साथ 80 फोन बरामद किए। पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रहलाद कोंडे ने बताया कि इस अभियान के लिए 4 निरीक्षकों के नेतृत्व में 12 पुलिस कर्मियों की 4 विशेष टीमें गठित की गई। इन टीमों ने राज्य के बाहर और भीतर अथक प्रयास कर मोबाइलों को बरामद किया। इसके अलावा केदारनाथ यात्रा के दौरान फोन खोने वाले बाहरी राज्यों के श्रद्धालुओं के मोबाइल पुलिस कार्यालय कुरियर के माध्यम से उनके घर भेजे जा रहे हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि यात्रा काल में मोबाइल चोरी की घटना को रोकने हेतु अभियोग पंजीकृत हुए और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान उत्तराखंड के कपकोट निवासी हवलदार गजेंद्र सिंह गढ़िया ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दे दिया। 43 वर्षीय गजेंद्र सिंह भारतीय सेना की 2 पैरा कमांडो यूनिट में तैनात थे और 18 जनवरी को श्रीपुरा क्षेत्र में हुई भीषण मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए। शहादत की खबर मिलते ही जनपद बागेश्वर के तहसील कपकोट के ग्राम गैनाड़ बीथी में शोक की लहर दौड़ गई। हर आंख नम है, हर दिल गर्व और पीड़ा से भरा हुआ है। गजेंद्र सिंह अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। माता पिता खेती पर निर्भर हैं, जबकि छोटे भाई की प्राइवेट स्कूल की नौकरी से मिलने वाली आय सीमित है। पत्नी लीला गढ़िया बच्चों की पढ़ाई के लिए देहरादून में किराए के मकान में रह रही थी। कक्षा 4 में पढ़ने वाले दोनों बेटे राहुल और धीरज अब हमेशा के लिए पिता के साय से वंचित हो गए। पत्नी और बच्चे कपकोट पहुंचते ही बेसुध हो गए। गांव का माहौल गमगीन हो गया। 20 जनवरी को दोपहर बाद शहीद का पार्थिव शरीर सेना के हेलीकॉप्टर से केदारेश्वर मैदान स्थित हेलीपैड पर लाया गया। शहीद गजेंद्र का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम यात्रा निकाली गई और सरयू खीर गंगा संगम पर अंतिम संस्कार हुआ। मूलभूत सुविधाओं से वंचित गांव आज अपने वीर बेटे पर गर्व तो कर रहा है, लेकिन उसका दर्द शब्दों से परे है। तो फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।